नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो बेधड़क। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जरा सोचिए, अगर आपके घर में सिलेंडर ना हो, जी हां, आपके घर में सिलेंडर ना हो तो कितनी दिक्कत महसूस हो सकती है आपको, क्योंकि बिना सिलेंडर के हमारी जिंदगी थम जाती है। इंसान की जो मूल जरूरत होती है वो होती है खाना, भोजन। उसके बिना वो रह नहीं सकता। सिलेंडर बुक करने के बाद भी कई दिनों बाद अगर आपके घर सिलेंडर ना आए तो क्या होगा? दरअसल पिछले कुछ दिनों से शहर शहर सिलेंडर को लेकर संग्राम मचा हुआ है। सिलेंडर को लेकर जमकर मारामारी है। सड़कों पर लोग घंटों घंटों खड़े हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं लंबी लंबी। बुजुर्ग रो रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन सच यही है, शहर शहर सिलेंडर का बवंडर आया हुआ है। अगर अभी ये हाल है तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा? आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। शहर शहर सिलेंडर की सिरदर्दी। सिलेंडर की करो तलाश, सड़कों पर भागम भाग। सिलेंडर का संकट काल, सप्लाई पर बड़ा बवाल। सिलेंडर का सितम, खाना कैसे खाएं हम? जंग तो मिडिल ईस्ट में चल रही है, लेकिन इसका असर दुनिया भर में दिखाई दे रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। सड़कों पर जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से घरेलू सिलेंडर को लेकर लोग परेशान हैं, कतारों में खड़े हैं, घंटों घंटों सिलेंडर के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग कब से यहाँ हैं? मैम हम तो 5 बजे से ही हैं। वहाँ 4 बजे गए थे 21 नंबर पानी टंकी पे। वहाँ बोला गोदाम पे जाओ। कल भी आके वापस चले गए हैं। कल बोला कि हाँ वहाँ मिलेगा, फिर वहाँ गए, वहाँ नहीं मिला। अभी आज आए हैं यहाँ पे। फिर अभी क्या कहा जा रहा है? अभी तो बंद है, गोदाम बंद करके भाग गया है। मैं जनवरी में ली थी। फरवरी में मैं गैस नहीं उठाई हूँ और अभी बुक कर रही हूँ तो बता रहा है कि आपका गैस उठ गया है 22 फरवरी को। मैं अकेला औरत आदमी हूँ, मेरे को कोई नहीं है। मेरे को ऐसे गैस नहीं मिलता। मेरा नाम मैं बुकिंग होकर दूसरे दिन का दे देता है। मैं 7 दिन को लाली पे मैं पड़ी हूँ। मैं काम छोड़ कर कितना, मैं अकेला ही हूँ। मैं काम छोड़ के आज तो मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे को गैस मिल रहा है नहीं। मेरा नाम मैं बुकिंग करके दूसरा दिन का दे देता है। नोएडा सेक्टर 45 में सदरपुर कॉलोनी की तस्वीर देखिए। सिलेंडर के साथ लंबी लाइन में लोग लगे हैं, अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सिलेंडर के लिए लाइन में लगना इस वक्त लोगों के लिए सबसे अहम कामों में से एक हो गया है। सरकार प्रशासन की तरफ से सिलेंडर की मारामारी पर कुछ भी कहा जाए, लेकिन देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। लोगों ने बैकअप प्लान के तहत चूल्हे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब सिलेंडर को लेकर सवाल क्यों हो रहे हैं, लोगों में अनिश्चितता का माहौल क्यों है, इसे भी समझिए। अधिकारियों का कहना है कि देश में एलपीजी की कमी नहीं है, लेकिन सभी उपभोक्ताओं तक गैस सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए नियमों को थोड़ा सख्त किया गया है। 2 सिलेंडर की डिलीवरी के बीच का वक्त बढ़ाकर 25 दिन और 45 दिन कर दिया गया है। नए नियमों का असर शहर और गांव दोनों जगह के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसमें देखना कितने दिन का डेट है। 18 तारीख है इसमें डेट है। कौन सा महीना चल रहा है? कितना तारीख हो गया? आज तीसरा दिन मैं आया हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये क्या गवर्नमेंट कर रही है या पब्लिक कर रही है?
या ये करे एजेंसी वाले? क्यों नहीं दे रहे गैस भाई? लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, गैस नहीं खत्म होती है, सबने दिखाया बुक कितने दिन पे होता है, तो क्यों नहीं मिले? क्या रीजन है? जहाँ हमारा एजेंसी है वहाँ जा रहे तो 1 घंटा में मिल जाएगा जी, कल आइए जी मिल जाएगा। आज भीड़ है जी, आदमी ड्यूटी करे या गैस के पीछे दौड़े, अपने बाल बच्चे को भूखे मार दिए? बताइए। हमारा कोई भरवाने वाला नहीं, कुछ नहीं, ना बेटा है ना आदमी है। हम परेशान हो रहे, मैं बड़ी बूढ़ी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, परेशान कर रहा है हम। फिर भी इन्होंने परेशान कर रहा है। मैं कहा सिलेंडर नहीं मिल के दे रहा, 10 दिन हो गए, कहाँ से खाऊं मैं, कहाँ से पीऊं बताओ? कमाने वाला ना दबाने वाला ना, मुझे सिलेंडर भी नहीं मिल रहा। हम परेशान कर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। शहर में रहने वाले लोगों को एक सिलेंडर की बुकिंग के बाद अगले सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिनों का इंतजार करना होगा। ऐसे ही गांव में रहने वाले लोगों को एक सिलेंडर की बुकिंग के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग के लिए 45 दिनों का इंतजार करना होगा। सरकार का कहना है कि ये नियम इसलिए बनाए गए हैं जिससे कोई भी जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा न कर सके। सड़कों पर सिलेंडर को लेकर जिस तरह से संग्राम मचा है उस पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां अलग अलग तरह से विरोध कर रही हैं। सिलेंडर की कमी या सिलेंडर न मिलने का खौफ लोगों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। खाने पीने के दाम आसमान पर हैं। 5 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है। 10 रुपए की चीज 15 से 20 रुपए तक बिक रही है। अगर आने वाले दिनों में सिलेंडर को लेकर स्थिति साफ नहीं होती है और लोगों के मन में सिलेंडर को लेकर दुविधा दूर नहीं होती तो आगे की जो तस्वीर है वो सोच से परे हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो सोचिए, किसी भी चीज की अहमियत का तब हमें पता चलता है जब वो हमारे पास नहीं होती है। एलपीजी गैस इस देश के, हमारी, आपकी, हर आम आदमी की कितनी अहम या मूल जरूरत बन गई है। क्योंकि एलपीजी गैस नहीं होगी तो घर में खाना नहीं होगा, हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अस्तित्व पर, हमारे जीवन पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। और इसको लेकर कभी कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में एलपीजी गैस को लेकर देश में गंभीर संकट बन गया है या जैसा सरकार कह रही है कि दिक्कत तो कुछ नहीं है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ रत्नाकर सिंह बने हुए हैं। कांग्रेस को डॉक्टर टीना करमबीर रिप्रेजेंट करेंगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ अतुल यादव हैं और इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री मिताली निकोरे भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में रत्नाकर जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि बीजेपी सरकार का एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है 2014 के बाद से, नोटबंदी तो लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनें। कोरोना आता है तो अस्पताल के आगे बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। कुंभ होता है तो ट्रेन के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। अब ये युद्ध हो रहा है खाड़ी देशों में, ईरान, इजराइल, फिर से एक लंबी लंबी लाइनें एलपीजी गैस को लेकर। तो ये है क्या ये सिस्टम? लोग पूछेंगे ना, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इन लाइनों में किसी को होती है तो वीवीआईपी को नहीं होती है, नेताओं को नहीं होती है, इस देश के आम आदमी को होती है, जिसके सामने ये संकट, ये सवाल खड़ा हो गया है कि कल को हमारे घर की रसोई चलेगी या खाना नहीं चलेगा। रत्नाकर जी। देखिए रवि जी, आपको अगर यूपीए शासनकाल का समय याद होगा तो ये जो लंबी लाइनें आप टीवी पे दिखा रहे हैं, ये 12 महीने की लाइन लगा करती थी और लोग जो है ऐसे लाइन लगा करके और एलपीजी सिलेंडर्स लिया करते। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन करने का काम करना, उनके घरों तक सिलेंडर पहुंचाने का काम करना, ये सारी व्यवस्थाएं जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को दिया है। रही बात वर्तमान परिस्थिति की, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है आज पूरे देश में इस तरह का दुष्प्रचार करने का काम कर रही है कि देश में जो है पूरा क्राइसिस हो गया है एलपीजी गैस सिलेंडर्स का। और ये जो पैनिक सिचुएशन करने का काम जो है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, जबकि सदन में पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने बताया कि देश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीजल और गैस अवेलेबल है, जो अगले 2 महीने तक जो है किसी भी तरह की कमी नहीं होगी।
ये सदन में देशवासियों को उन्होंने आश्वस्त करने की कोशिश की। लेकिन दुष्प्रचार कैसे कांग्रेस पार्टी करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी कांग्रेस पार्टी ने एक बैनर पे लिखाया मोदी हैं तो मुमकिन है, और उस पे फोटो कौन सा लगाया, उसमें फोटो लगाया उन्होंने, ऊपर मोदी जी का लगाया और नीचे में बहुत सारे लोग जो है एलपीजी सिलेंडर्स लेकर के लाइन में खड़े और उस पर बैठे हुए हैं। लेकिन जब सच्चाई का पता चला तो वो फोटो जो है वो 2011 की थी, जिसके ऊपर मोदी जी का फोटो लगाकर कांग्रेस पार्टी ने लिखा था कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये दुष्प्रचार तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, बाद में उसको डिलीट करना पड़ा इनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो इस तरह की परिस्थिति ये क्यों कर रहे हैं, जबकि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से कह दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो विपक्ष कह पूछ रहा था कि आप इस क्राइसिस में कैसे मैनेज करेंगे, तो उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो बाधित हुई है सप्लाई, वो हमारी 20% की सप्लाई है। और हम आज के डेट में सिर्फ मिडिल ईस्ट के ऊपर निर्भर नहीं है, हम अन्य 40 देश जो हैं उनसे हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, जिसमें रूस भी है, कनाडा भी है, नॉर्वे भी है, और रोज हमारे एलएनजी के कार्गोज आ रहे हैं, रोज प्रतिदिन आ रहे हैं। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि देश में एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी 100% आपूर्ति जो है वो सही तरीके से है, कहीं पे कोई बाधा नहीं है। सिंह साहब, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने का काम सिंह साहब कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है, सरकार ने कहा कि 100% का मतलब होता है कि जैसे व्यवस्था पहले चली आ रही थी वैसे ही आज चली आ रही है। तो पहला सवाल ये, जो ठीक है विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा होगा, लेकिन ये प्रचार तो सरकार ने ही किया ना कि अब आपको 25 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा। ये प्रचार तो सरकार ने ही किया ना कि 45 दिनों बाद सिलेंडर गांव में मिलेगा। ये प्रचार तो सरकार ने ही किया कि कॉमर्शियल जितने भी रेस्टोरेंट हैं, होटल, ढाबा हैं, उनको सिलेंडर पहले नहीं दिया जाएगा। तो एक तरफ आप ये फैसले कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, और ग्राउंड पे जो हकीकत दिख रही है, अगर सब कुछ ठीक है, 100% हमारे पास एलपीजी, गैस, पेट्रोल, डीजल का भंडार है, तो ये लाइनें लंबी लंबी क्यों, ये तो पूछा जाएगा ना। देखिए रवि जी, आप अपने ही चैनल पे अभी दिखा रहे थे हम लोग के आने से पहले कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कालाबाजारी रोकने के लिए निर्णय लिया है, जो 15 दिन से 25 दिन कर दिया गया है। परिस्थिति ये होती है कि इस तरह की सब सिचुएशन, जब वार की सिचुएशन आती है तो लोग एहतियातन जो है, कहीं कोई आपदा नहीं आए इसलिए एहतियातन जो है वो अपने घर में स्टॉक्स रखते हैं, और बुकिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। इसलिए सरकार ने इस तरह की कालाबाजारी को रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां हमेशा से आपदा में राजनीतिक अवसर तलाशने का काम करती हैं, और ये वार सिचुएशन है। पश्चिम एशिया में जिस तरह से वार चल रहा है, निश्चित रूप से जो क्रूड ऑयल के दाम जो $92 प्रति बैरल हुआ करते थे, आज $110 और $120 प्रति बैरल हुए हैं। तो उसमें से रेट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार मार्केट जो है गवर्न करता है, तय करता है। लेकिन जो एलपीजी के दाम भी बढ़ते हैं तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट सिंह साहब, ये पॉइंट एक तरफ से हम मान लें कि ठीक है, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें, तेल, पेट्रोल, डीजल इनकी बढ़ गई हैं, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी को, एक आम आदमी को अगर गैस 7 दिन 8 दिन बाद बुकिंग कराने के बाद भी नहीं मिलती है, फिर तो सवाल सरकार के सिस्टम पे ही पूछा जाएगा, उन मंत्रियों से पूछा जाएगा जो कह रहे हैं सब ठीक है, हमारे पास उपयुक्त स्टॉक है। अगर सब कुछ ठीक है, मान लिया हम 60 रुपए, अब 60 रुपए 851 का सिलेंडर आता था यहां नोएडा में, अब 911 रुपए का हो गया है, हम 60 रुपए देने को भी तैयार हैं, ले लीजिए, युद्ध के हालात में, आपात की स्थिति में। लेकिन सिलेंडर तो दे दिए जनाब, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, एक हफ्ते बाद लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। रवि जी देखिए, सदन में बहुत गंभीरता से चीजें रखी जाती हैं और देश की जनता को जो कहा जाता है उसमें बहुत सत्यता रहती है। माननीय पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, हरदीप पुरी जी ने कहा है कि आप बुकिंग करिए, 60 घंटे के अंदर आपको सिलेंडर्स मिलेंगे मतलब ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। और अगर सिंह साहब, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है, 60 घंटे के अंदर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। ये आप चेक कर लीजिए, किसी भी गैस, देश की किसी भी गैस एजेंसी के बाहर चले जाइए। नहीं, इस तरह की परिस्थिति में रवि जी देखिए, इस तरह की परिस्थिति में एक तो लोग स्टॉक करने की कोशिश करते हैं अपने घर में, पहली चीज वो नेचुरली है, कोई भी व्यक्ति इस तरह की परिस्थिति से में स्टॉक करने का काम करता है।
लेकिन कहीं ना कहीं कालाबाजारी करने का काम और पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने का काम जो है जो लोग भी कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और इस तरह की परिस्थिति ना हो, उनको 60 घंटे के अंदर सिलेंडर मिले ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। और वही कह रहा हूं, कहने मिलेगा और महज ये सिर्फ मिलेगा जब मिलेगा हो जाएगा, जब मिलेगा तो वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, जब मिलेगा वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, नॉर्मलाइज हो जाएंगी। वो मिलेगा कि ताली थाली बजवाई जाए। 8 बजे देश के प्रधानमंत्री आएंगे और ताली थाली बजवा देंगे। समस्या का समाधान तो वहीं से होगा ना। कोविड में यही तो हुआ था, क्या हम भूल गए? कोविड में समाधान कैसे निकाला था साहब ने? ऐसे ही निकाला था, ताली थाली बजवाइए, मोमबत्ती जलवाइए, कर दीजिए शुरुआत। और वैसे भी हम तो कह रहे हैं बार बार, सदन से नरेंद्र गायब है और रसोई घर से सिलेंडर गायब है, लेकिन नरेंद्र जी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि नरेंद्र साहब को परवाह किस बात की है? किसी भी बात की नहीं है। बार बार ये हरदीप पुरी का नाम ले रहे हैं। ये मैं तो साफ तौर पर ये पूछना चाहती हूँ कि पैनिक तो साहब आपने खुद क्रिएट किया। आप बताइए, पहले 60 रुपए पेट्रोल एलपीजी के गैस सिलेंडर दाम बढ़ा दिए, आपने 115 जो है कॉमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिए, तो आपने दाम क्या पूछकर बढ़ाए थे? लोगों में जो आज आपको चिंता हो रही है और इनको चिंता भी नहीं हो रही, इनको चिंता भी मत कहिए, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, इसके अलावा जनता की कोई चिंता नहीं है। इनकी उपलब्धियां क्या है? इनकी उपलब्धियां है नोटबंदी के समय लाइन में लगी है, आधार के लिए लाइन में लगी है, पैन कार्ड के लिए लिंक करवाने की लाइन में लगी है, KYC के लिए लाइन में लगी, इसी तरीके से कोविड में भी लाइन में लगी है, ATM की लाइनों में लगे रही और एक बार फिर से LPG सिलेंडर के लिए लाइन में लगी है। इनको कतारों में लोग खड़े हुए देखते हुए इनको बहुत सुकून मिलता है, इनको बहुत अच्छी खुशी मिलती है, इनको अच्छा लगता है कि देखिए 5 किलो 80 करोड़ लोगों को हमने 5 किलो राशन पर छोड़ दिया है और अब लेकिन देश की जनता टीना जी सुनिए, आज रवि जी पूछिए स्मृति ईरानी आज कहाँ है? चूड़ियां भेजती थी ना मनमोहन सिंह जी को, सवाल का जवाब दीजिए। अगर रत्नाकर जी बता सकते हैं चूड़ियां पहनना बंद कर दिया क्या उन्होंने? उन महिला ने चूड़ी पहनना बंद कर दिया। टीना जी ठीक है, एक पहलू से देखें तो ठीक है, सरकार की अभी चीजें हाथ में कंट्रोल में नहीं आ रही है, दावा कर रही है, जमीनी हकीकत कुछ और है। लेकिन इस देश की सत्ता में कांग्रेस भी 50-60 साल रही है। हमारे देश की ऊर्जा जरूरतें अगर आज आप देखें और बहुत गंभीरता से डीप इसे अगर गैस की सप्लाई और सिर्फ युद्ध के नजरिए से देखेंगे तो फिर अलग बात है। आज इस देश के हर घर की रसोई LPG पे डिपेंडेंट है। यानी अगर खाड़ी देशों में, अरब कंट्री में युद्ध होगा तो क्या इस देश के परिवार वाले रसोई खाना नहीं बनेगा? उन ऊर्जा जरूरतों को किसी सरकार ने कभी पूरा करने की कोशिशें की? उनको लेकर यह सोचने की कोशिश की कि LPG नहीं है तो हमारे पास दूसरा विकल्प क्या होगा? मान लीजिए युद्ध 1 महीना चलता है, होर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाता है, जो हो सकता है इस युद्ध में या भी हो भी रहा है, तो आगे क्या होगा? किसी सरकारों ने कभी सोचा कि हम LPG का विकल्प ढूंढें, उसको लेकर आगे कुछ चलें? उसमें तो कांग्रेस भी जिम्मेदार है। नहीं तो एक बात बताइए रवि जी, सत्ता में कौन बैठा है? आप जवाब दीजिए ना। क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस है, तभी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए सुनिए, संवाद क्यों नहीं कर रहे जनता से? आज आप बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के प्रधानमंत्री ने की, 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दीजिए। आप अगर यूपीए सरकार की बात करेंगे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच जाकर संवाद बहुत जरूरी है। आप जब संवाद खत्म कर देते हैं, आज तो कोई किसी को किसी से मतलब भी नहीं है, किसी मंत्री से पूछ लीजिए, कोई भी अगर जनता के बीच जाकर, इनके जितने मंत्री हैं, हरदीप पुरी सिंह, अगर पूछिए हरदीप पुरी जी कब जनता के बीच जाकर ये कह रहे हैं कि नहीं कोई समस्या नहीं है। संवाद से क्यों डरती है भारतीय जनता पार्टी? संवाद करिए, और संवाद करिए संसद के अंदर भी। और संवाद अगर आपको इतना ही समस्याओं के समाधान करना है तो विपक्ष से भी पूछिए, लेकिन इनको किसी से कोई परवाह नहीं है। इनको सिर्फ क्योंकि अपना डंका बजाना चाहते हैं ना, विश्व गुरु है, अपना डंका बजाएंगे तभी तो। आप देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, इस समस्या को, ठीक है टीना जी, इस समस्या को अगर हम बीजेपी, इस समस्या को अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करेंगे तो फिर हम उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। जो मैं कह रहा हूं कि देश की ऊर्जा जरूरतें हैं। हम क्या अमेरिका पे डिपेंडेंट है? क्या अमेरिका लॉ करेगा कहां से तेल खरीदेंगे, कहां से पेट्रोल खरीदेंगे? अगर युद्ध हो जाए दूसरे देशों में तो क्या हमारे देश की रसोइयां नहीं चलेंगी? हम ऐसे लंबी लंबी लाइनों में चलेंगे? मैं दोबारा लौटूंगा सिंह साहब आपके पास, लेकिन इस बीच
हमारे साथ मिताली जी भी बनी हुई है और हमारे साथ अतुल यादव जी भी बने हुए हैं। लेकिन मिताली जी, पहले आपकी तरफ ही रुक कर लेता हूं जल्दी से, क्योंकि अर्थव्यवस्था के नजरिए से हम किस तरह से देखें। मेरा पॉइंट वही था कि ठीक है, युद्ध होते हैं, आपात की स्थितियां होती हैं, हर देश पे मुश्किलें आती हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये किसी भी देश की, खासकर भारत की मूलभूत जरूरतें बन गई हैं। अगर पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, इस देश की कंपनियां नहीं चलेंगी, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, तो रोजगार नहीं चलेंगे, देश की अर्थव्यवस्था रुक सकती है। एलपीजी नहीं होगा तो जैसा मैं कह रहा हूं लगातार देश की रसोइयां थम जाएंगी। तो अर्थव्यवस्था के नजरिए से जो हालात पैदा हुए हैं, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं अभी जो हुआ है? जी नमस्कार, मुझे इस डिस्कशन में शामिल करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो अर्थव्यवस्था पर हिट हो रहा है, जो अभी हमारी इकोनॉमी पर एक तरह से अनइंटेंडेड इम्पैक्ट आ रहा है इस वॉर का, इसको हम किसी भी पार्टी पर, जो डोमेस्टिक पार्टीज हैं, उस पर हम ब्लेम नहीं डाल सकते। ये एक ग्लोबल सिचुएशन है, हमें इस ग्लोबल सिचुएशन से यूनाइटेड होकर डील करना है। सबसे पहले तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने घर में लड़ाई ना करें, और जो बाहर हो रहा है सब साथ आके उसे मीट कर सके। स्ट्रेंथ तभी होगी जब हम सब एक साथ मिलके इस चीज का सोल्यूशन ढूंढें। जैसे मैं कल भी आपके शो पर कह रही थी, सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट 2 स्तर पर है। एक है शॉर्ट टर्म इमीडिएट, जो क्राइसिस सिचुएशन है उसे कैसे मैनेज किया जाए। तो क्राइसिस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए एक तो हमें अपने सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना है। हमारा सप्लाई अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आ पा रहा है तो हमें नॉर्वे से लेना होगा नेचुरल गैस, हमें और देशों से लेना होगा। यूरोप में भी बहुत सारे सेलर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम कोल ले सकते हैं, कोल से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आगे चल सकती है। और हमें दूसरी इनोवेटिव सॉल्यूशंस को भी लाना होगा, जैसे सोलर कुकर्स एक बहुत ही एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है जो हाउस होल्ड कुकिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है एंड एमिशन फ्री है। आज जो हाउस होल्ड फायरवुड की तरफ जा रहे हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करने के लिए फ्री सोलर कुकर्स देने चाहिए रूरल एरियाज में। ये बहुत बहुत क्रिटिकल है। तो हमें आज की डेट में ये नहीं सोचना है कि कौन कहाँ क्या ब्लेम, लेकिन हमें ये सोचना है कि लोगों को राहत कैसे पहुंचाएं। आपने जो उन महिलाओं की स्टोरी सुनी, आपने आपकी चैनल पे जो आपने दिखाया, इतनी उनमें डरावना, मतलब वो डर रही हैं कि कैसे होगा, और फायरवुड यूज कर रही हैं वापस जाके। तो उसको हमें वही मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी लगता है कि चीजें इतनी आसान है। सोच लीजिए, हम सबके घर में, किसी के घर में हो सकता है गैस पाइपलाइन आ रही हो, किसी के घर में इंडक्शन चूल्हे हो, पर सोचिए किसी के घर में पिछले 3 दिन से खाना नहीं बन रहा है। होटल रेस्टोरेंट पहले ही कॉमर्शियल सिलेंडर की वजह से बंद है या उन्होंने अपने दाम 2 गुने कर दिए हैं। उस घर में क्या हालात होंगे? कोई बीमार व्यक्ति है, उस घर में हालात क्या होंगे? ये मैं कह रहा हूं, जो चीज जब खोती है, जब मिलती नहीं है, तब हमें पता लगता है कि यार एलपीजी गैस इतनी जरूरी है। और हम एज ए इंडिया, जो मेरे पास आंकड़ा है, 40% ही हम अपना उत्पादन करते हैं, यानी भारत जितनी हमारी जरूरत है उसका 40% ही करते हैं। 60% जो है वो अरेबियन कंट्रीज से, खाड़ी देशों से ही आता है। अगर वहां युद्ध हो जाए, वहां हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाए, तो क्या हम भूखे मर जाएं? क्या यही अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था का मतलब आंकड़े हैं या अर्थव्यवस्था का मतलब आत्मनिर्भरता है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली अग्री करती हूँ, और हमें यही करना है। हमें एक तो, जैसे मैंने कहा, पहली स्टेप है क्राइसिस मैनेजमेंट। दूसरी स्टेप है कि हमें अब एक लॉन्ग टर्म व्यू से आगे के लिए प्लान करना है, और वो हमें आज से ही करना है। चाहे वो क्राइसिस चल रहा हो, लेकिन हमें फिर भी सोचना है कि अगर ये वॉर 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते चली गई तो फिर हम क्या करेंगे। और उसके लिए हमें अपने सप्लाई सोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन, और तीसरा चीज है जो एकदम और ज्यादा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगी कि सारी गवर्नमेंट्स को मैं इस पर ब्लेम करती हूँ, केवल 1 या 2 या 3 नहीं। क्योंकि वही हम कह रहे थे कि सरकार कोई भी हो, ये प्रोसेस बहुत पहले से हमें सोचना चाहिए था कि हम अपनी ऊर्जा किसी भी देश की जान होती है, तरक्की की शान होती है, वही सबसे बड़ा ईंधन होता है। और वो अगर हम सिर्फ दूसरों पे निर्भर हैं
हम अपने लिए अपना कोई हमारी सोच नहीं है इनोवेटिव या कोई आत्मनिर्भरता को लेकर, तो सवाल उठेंगे। अतुल यादव जी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी, किस तरह से देखें ये जो संकट आया हुआ है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? विपक्ष क्या सिर्फ रोटियां सेक रहा है क्या इस आपदा के मौके पर? विपक्ष के द्वारा सकारात्मक तरीके से अपनी बात को उठाया जा रहा है और विपक्ष ही है जो सरकार को चिता भी रहा है, चाहे केंद्र सरकारें हैं, राज्य स्तर की सरकारें हैं। कहीं ना कहीं जो परेशानियां जनता की है इसको कोई समझने की प्रयास नहीं कर रहा है। गैस एजेंसियों पर लगाम इनसे लगाई नहीं जा रही है। अगर वो जो है डिलीवरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अगर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पैनल पर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, अगर गैस की कमी नहीं है तो ये विभिन्न राज्यों में लंबी लंबी कतारें गैस एजेंसियों के पास कैसे लग रही हैं और डिलीवरी क्यों रुकी पड़ी हुई है? अगर गैस की कमी नहीं है तो लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं जो सरकार है जनता को संतुष्ट भी नहीं कर पा रही है। अगर गैस एजेंसी वाले जो हैं वो सकारात्मक जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अगर वो लोग जो लाइनों में सुबह 4-4 बजे से बता रहे हैं कि लाइन में लग जा रहे हैं, उनको गैस नहीं मिल पा रही है, तो वो खुशी खुशी तो लाइनों में लगने के लिए नहीं आ रहे होंगे। कोई अपना काम धाम छोड़ कर लाइनों में तो लगने नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियां हैं ये बिल्कुल विफल होती चली जा रही हैं। और कहीं ना कहीं एक बात जरूर है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है इसने जो विदेश नीति है, विदेश नीति को जो बेड़ा गर्क कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। कहीं ना कहीं हम अपने पुराने मित्रों को कहीं ना कहीं छोड़ करके नए मित्रों बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हमने ये पाया है कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्र हमारे साथ इस समय खड़े होने चाहिए थे या हमें वो सप्लाई देनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जनता की जो समस्या है सॉरी सबसे पहले तो वो दूर तभी होगी जब लेकिन सरकार, ठीक है अतुल जी ठीक है। हालांकि मैं देख रहा हूं जितने भी विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है हमें ईरान के साथ संबंध हमारे अच्छे होने चाहिए थे, ईरान को लेकर हमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि इसमें भारत सरकार ने अभी ना ईरान का समर्थन किया ना इजराइल का समर्थन किया है। लेकिन ये तो आपको भी समझना होगा ना, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एकमात्र देश था जो भारत को सपोर्ट किया था वो इजराइल था। ईरान ने भी तब भी सपोर्ट नहीं किया था हमें। ठीक है ईरान के साथ हमारे रिश्ते हैं। मैं एक बात कहूंगा, जो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें कहां से फरमान आया था और वो युद्ध जो था वो तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। हम अमेरिका के दबाव में क्यों हैं? अभी अमेरिका ने कहा कि आप 30 दिन का तेल रूस से खरीद सकते हैं, तो सरकार दबाव में क्यों? हमारा जो देश है, हम अपने सशस्त्र देश हैं, हम जो हर बात अमेरिका पे कैसे मान के चलेंगे? कहीं ना कहीं नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर ये भारत अभी ईरान के समर्थन में खड़ा हो जाता तो आप कहते भाई इजराइल के समर्थन में क्यों नहीं खड़ा, हमने उसे इतने सारे हथियार हमें दिए, इतना सब कुछ हमें दिया। वो तो विपक्ष का एक इशू है, कोई सॉलिड रीजन तो होना चाहिए ना कि हमें करना क्या चाहिए। ठीक है भाई, हम एक तटस्थ देश है, हमारे तो दोनों देश जो है बराबरी का जो हमारे लिए तो दोनों देश बराबर हैं। हम तो दोनों देशों के साथ हमारे मधुर संबंध है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो क्या हमें बताएगा कि हमें क्या खरीदना है, कैसे हमें जब हमने युद्ध करना है। ठीक है मैं जवाब लेता हूं, मैं सिंह साहब जो परिस्थितियां हैं ठीक है क्या हमारे लिए। ठीक है मैं जवाब लेता हूं। सिंह साहब ये सारी खेल जो है इसको लेकर एक बड़ा सवाल आपकी जो विदेश नीति है सरकार की, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपने अगर ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए होते तो शायद वो हमारे शिप को आने जाने देता, हमारे साथ इस तरह से दिक्कत नहीं होती। नहीं, अभी हमारा एक शिप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला है, ऐसा नहीं। दूसरी बात अभी मैं कहना चाहूंगा, अभी समाजवादी पार्टी के नेता जो बार बार ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ट्रंप डिक्टेट कर रहा है, हम उसके अनुसार काम करें। देखिए भारत देश इतना कमजोर नहीं है कि वो अपने देश की नीति का निर्धारण जो है दूसरे देश में बैठे व्यक्ति के अनुसार करेगा। ये देश जो है इतना अरे भाई साहब बस आपने बोल दिया। अभी अतुल जी जानती है बोलने की आदत है। अतुल जी एक मिनट अतुल जी, मैं सभी जितने भी प्रवक्ता इस डिबेट में शामिल हैं, मैं चाहता हूं जो डिबेट हमने दूसरे मीडिया चैनल्स पे देखते हैं, जब दो लोग बोलते हैं तो इतना समझिए कि किसी को कुछ नहीं सुनाई देता है सिवाय वो झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं। तर्क हैं, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मुझे लगता है सिंह साहब दूसरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, मैं दोबारा आपसे लौटूंगा तब आप जवाब दीजिएगा।
तो जब भी कोई व्यक्ति बोले तो एक एक करके जरूर बोलें, ताकि जनता समझे कि यहां संवाद चल रहा है, चर्चा चल रही है, कोई झगड़ा नहीं चल रहा है, दो मुर्गों की लड़ाई नहीं चल रही है। सिंह साहब जवाब दें। रवि जी, ये बात निश्चित रूप से अतुल जी को समझना चाहिए, और मेरा मानना है कि जब तर्कों की कमी होती है तो लोग बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं। आप अपने बारे में बोलिए, आपको समय दिया गया, जो भी तर्क है ठीक है, पॉइंट पे आइए जी। मैं यही कह रहा था कि देश की नीतियों का निर्धारण जो है विदेश में बैठा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम अपने देश का हित और अहित किस तरह से किन संदर्भों में छिपा हुआ है वो हम आज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसके अनुसार जो है निर्णय ले सकते हैं। और हमने निर्णय लिया है, हमने बहुत बार निर्णय लिया है कि हमें क्या करना है। अब मैं आपको बता दूं, अभी हरदीप पुरी जी ने एलपीजी को जो कमी के बारे में बात कह रहे थे, उन्होंने सदन में देशवासियों को आश्वस्त किया है। रिफाइनरी से कहा गया है कि एलपीजी का प्रोडक्शन जो है 28% तक बढ़ा दिया जाए, ताकि इस तरह की कहीं इक्का दुक्का जो सिचुएशंस आ रहे हैं वो भी देखने को ना मिले। तो ये बात जो है ये क्यों नहीं देश की जनता को बता रहे हैं? ये सकारात्मक भूमिका क्यों नहीं निभा रहे विपक्षी लोग? ये हमेशा से नकारात्मक भूमिका क्यों निभाने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपदा में राजनीतिक अवसर ढूंढने का काम करते हैं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, हमारी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है ये कह रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, संवाद होना चाहिए। अरे भाई एक ही बताइए, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा आदमी? राहुल गांधी तो बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एटम बम पता नहीं कौन कौन सा बम फोड़ के आ रहे हैं, उससे कुछ हुआ? जब आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब उस समय कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे? सारी बातें जो है सदन में कही जाती है। देश की सबसे बड़ी पंचायत जो संसद होती है उसमें आप अपनी बातें कहिए। और देश के प्रधानमंत्री ने जब जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई है और वो सदन में आकर के देश की पंचायत में देश की जनता के सामने उन्होंने अपनी बातों को रखा है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया है? जब जब भी इन्होंने सवाल उठाए हैं जनता के बीच या सदन में, और हम तब हमने जवाब दिया है, इन्होंने वॉकआउट किया है। ठीक है, मणिपुर हो, ठीक है सिंह साहब, लेकिन आपने कांग्रेस को तब जवाब दिया है, लेकिन क्या आपकी सरकार ने अमेरिका को जवाब दिया जब वो कहती है कि हमने भारत को इजाजत दे दी कि इतने दिनों तक आप रूस से तेल ले लीजिए? जब वहां के जो वॉर मिनिस्टर्स हैं उनके बयान आते हैं कि इंडिया इज अ वेरी गुड एक्टर, वो कहते हैं कि हम बड़े अच्छे एक्टर हैं, तब आप क्यों नहीं अमेरिका को कहते हैं शट अप अमेरिका, शट अप डोनाल्ड ट्रंप, हम एक संप्रभुत्व कंट्री हैं, हम किसी के आगे नहीं चलेंगे? ऐसी भाषा क्यों नहीं होती? कांग्रेस के खिलाफ जो सख्त भाषा है बीजेपी की, वो भाषा अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं होती? मुझे 30-40 सेकंड दीजिए, मैं आपको जवाब देता हूँ सारी चीजों। विदेश में बैठा कोई व्यक्ति क्या बात कह रहा है, क्या कह रहा है, उससे हमारा कोई व्यक्ति नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन सरकार कोई व्यक्ति नहीं है, वो वहां की सरकार है। मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दीजिएगा। मैं आपने प्रश्न किया, उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। आप सिर्फ एक लाइन सुन के और फिर दूसरा प्रश्न करेंगे तो मैं अपने प्रश्न काउंटर करूंगा, बस बाकी आप बोलिए। जी देखिए रवि जी, देश की जनता भी यह जानती है, शायद विपक्ष बरगलाने की कोशिश करता है कि ट्रंप ने कहा कि हमने जो है कह दिया है भारत से वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन आंकड़े उठाकर आप देख लीजिए कि रूस से तेल हमने खरीद तो रहे ही थे, लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति आई तो हमने ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदे, रूस से हमने ज्यादा खरीदे। लेकिन ये बात ये लोग जनता को बताएंगे नहीं। और देखिए आज ये एक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति क्या होती है, हम राष्ट्र प्रथम की नीति से चलते हैं। हमारे देश का भला किसमें छुपा है ये हम यहाँ पे बैठ कर तय करेंगे। और हमने किया वो, जिस तरह से ट्रंप ने 50% टैक्स लगाया था, सिंह साहब ये मान लिया, सफलता नहीं है। सिंह साहब ये मान लिया कि अमेरिका के साथ हमारी डील है। हो सकता है अमेरिका के साथ तमाम ऐसी कई कंपनियां जिन पे असर पड़ेगा रोजगार पे, बेरोजगार पे, लेकिन किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा होता है उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान। अगर कोई भी देश, उसका राष्ट्राध्यक्ष, उसकी सरकार ये कहती है हम इजाजत देते हैं, तो इस देश के स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता है। सिंह साहब, देखिए कुछ भी नहीं होता है, सीधा जवाब होना चाहिए, शट अप अमेरिका। आपको बता दूं, ट्रंप के बहुत सारे बयान जो है ना वो विरोधाभासी हैं। आज वो कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं।
तो कि कभी भी उनकी इस तरह की बातों पे ना आपको भी भरोसा रहेगा ना मुझे भी उस तरह की बातों पे भरोसा कि ट्रंप कब क्या बोल जाए, ये छवि है उनकी। तो क्या हमारी नीति उनके स्टेटमेंट से चलेगी? ठीक है, क्या हम यहाँ पे बैठ चलेगी? यही तो देखना है ना, यही तो देखना है कि चलेगी या चल रही है। बोल रहे दीजिए भाई, आप पूछते हैं तो पूरा बात सुन लीजिए, जल्दी बोलिए। हमको क्या करना है, तय करना है, ये हम यहाँ बैठकर तय करेंगे। और हमने अपनी कूटनीतिक विफलता, हम इसको विफलता जो है कह रहे थे, ये हम इसको कूटनीतिक सफलता कहेंगे कि हमने 50% जो टैरिफ लगाया था, यूएस ने उस टैरिफ को 18% तक लाने का काम हमारी कूटनीतिक सफलता की वजह से हुआ है। किसी के स्टेटमेंट पे हम नहीं गए, हमने अपना काम किया। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। आप इसे सफलता मानते हैं, ये ठीक है, सरकार का काम है। आप प्रवक्ता हैं, आप तो कहेंगे कि अमेरिका के साथ जो डील हुई है 50 से 18 पे आए हैं या 3 से 18 पे गए हैं। जल्दी से टीना जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, जिस तरीके से रत्नाकर जी ने चैनल पर झूठ बोला, मुझे लगता है सबसे पहले तो उनको ये झूठ क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये कह रहे हैं कि नहीं, सुनिए, नहीं हदीपुरी सिंह ने तो बोल दिया, हदीपुरी ने बोला है क्या कि आप वहां से शिप आ रहे हैं? एक एक करके बोले, मैंने पहले ही कहा था, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। हाँ, और रवि जी, मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद थी कि आपको इनको रोकना चाहिए था, क्योंकि ये कह रहे हैं कि शिप आ रहा है। भाई, आपको कहाँ से जानकारी मिली? अरे जानकारी नहीं कि शिप आ रहा है। झूठ मत बोलिए, अरे झूठ मत बोलिए, कोई शिप नहीं आ रहा है, और झूठ फैलाना बंद कीजिए। ये जो नैरेटिव बना रहे हैं ना, फिर मैं कह रहा हूँ, जो है सभी जो हमारा सिंह साहब बोलने दीजिए, फिर आपको फिर मौका दूंगा। आप बांग्लादेश को तेल पहुंचा रहे हैं, है ना, बांग्लादेश को आप तेल पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप जो है ये गलत कर रहे हैं कि ये चैनल पर आप कुछ भी झूठ परोस देंगे और आपका झूठ चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि लगातार जनता परेशान हो रही है, त्रस्त हो रही है, लेकिन उसको लेकर चिंतित नहीं है, क्योंकि सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं होती किसी भी चीज को लेकर। लेकिन हम बार बार जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पैनिक, अगर सरकार चाहे तो पैनिक क्रिएट ना हो। पर ये जिस तरीके से कोई आश्वासन ही नहीं देने को तैयार ना। इससे पहले तो मुझे याद है नरेंद्र मोदी साहब क्या कहते थे, मुझे बहनों 50 दिन दे दीजिए, अब आइए ना 8 बजे, समय मांग लीजिए, क्या दिक्कत है? 25 दिन का मांगिए, 30 दिन का समय मांगिए, लेकिन आप समय तो मांगिए। हम तो कह रहे हैं मोदी, किस ऐसे खोपचे में छुप के बैठे हैं आप, कि आपको किस बात का डर लग रहा है? आपको किस बात का डर लग रहा है कि आप जो है अपनी जबान ही नहीं खोल पा रहे हैं? हम तो कहेंगे उनसे, और हम बार बार यही सवाल करेंगे। ठीक है, मैं ठीक है, एक बात मिताली जी, ठीक है, क्योंकि वो बीजेपी कांग्रेस एक अलग नजरिया है, सबके अपने अपने एंगल हैं, लेकिन देश जो है आजकल को मॉडर्न टाइम है, युद्ध का समय चला है, लेकिन जो जरूरत है किसी भी देश की, वो तरक्की करता है, उसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, वो अपनी जरूरतों की, ऊर्जा के संसाधनों को किस तरह से उनका उत्पादन होता है, क्या दूसरे देशों पर निर्भर है। ये जो संकट है अर्थव्यवस्था के नजरिए से, ऊर्जा जरूरतों के जरिए से, क्या सीखा है भारत, क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा है, और मैं यही काफी दिनों से कह रही हूँ कि आज हमारी जरूरत ये है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी, भारत की ऊर्जा की आत्मनिर्भरता के लिए आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल उसका लाभ आएगा। अगर हम इसे देखें, बहुत क्रिटिकल है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करें, बहुत क्रिटिकल है कि हम सोलर कुकिंग में इन्वेस्टमेंट करें, बहुत क्रिटिकल है हम गैस सप्लाई की डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करें और अपनी डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन को रैंप अप करें। जामनगर की रिफाइनरी में हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत तरीके हैं कि वहां पर भी गैस की प्रोडक्शन को रैंप अप करा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर इमीडिएटली काम हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। हमारे पास गैस और ऑयल सप्लाई के लिए पावर परचेज अग्रीमेंट्स की तरह ऑयल परचेज अग्रीमेंट्स हम ला सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। हम अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, रशिया के साथ भी रशिया से खरीदारी बढ़ा सकते हैं।
हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं और में मैं ये कहूंगी कि सरकार काफी ये ऑप्शंस को आगे बढ़ा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अब हम रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर और इन सारे एरियाज में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे लॉन्ग टर्म तरीके से देखें। आज तक मैंने ये देखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को ये देखा जा रहा है कि हाँ ठीक है, सोलर ये तो है ही एक ऑप्शन है, लेकिन आज हमें इसे एक एनर्जी सिक्योरिटी और आत्मनिर्भरता के लेंस से देखकर अपनी आत्मनिर्भरता को आगे लेके जाने के लिए ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कुछ स्टेट्स में इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। अगर आप गुजरात देखें, गुजरात इज द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। आंध्र प्रदेश में भी हम देख रहे हैं सोलर में, विंड में बहुत काम हो रहा है। तमिलनाडु में, आज मैं चेन्नई में हूँ, यहाँ पर भी रिन्यूएबल पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन हमें और स्टेट्स को भी आगे इसमें काम करना है। क्योंकि मिताली जी, जैसा कहा जाता है कि भारत जो है वो यूजर्स हैं, यही आप कहना चाह रही हैं कि हमें मेकर्स भी बनना चाहिए। आज हर चीज पे, अगर सॉफ्टवेयर के मामले में है, गूगल है या जितनी सोशल मीडिया बड़ी ऐप हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, हम हर चीज पे अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं। मैन्युफैक्चरिंग में चीन पे डिपेंडेंट हैं, एनर्जी, ऊर्जा, तेल, उस पे लिए हम रशिया, अरब कंट्रीज पे हम डिपेंडेंट हैं। अर्थव्यवस्था दुनिया में कहा जाता है कि हम 4थी नंबर पे हैं। तो वो जो यूजर्स वाला मामला भारत का भी बना हुआ है, यानी पूरी दुनिया हमें सिर्फ बाजार की दृष्टि से देखती है, मेकर्स की दृष्टि से, उसको लेकर भी सोचना होगा। मैं ये कहूंगी कि इसमें इस स्टेटमेंट में हमें थोड़ा सा एक नुआंस लाना है। इसे हम ऐसे नहीं देख सकते क्योंकि हम भी बहुत कुछ बनाते हैं। अगर आप आज भारत के एक्सपोर्ट्स देखें तो 2014 में हमारे जितने एक्सपोर्ट्स थे और आज 10 साल बाद हमारे जितने एक्सपोर्ट्स हैं वो एटलीस्ट 10 टाइम्स हो गए हैं। हमने अपने लास्ट 6 महीने में ही इतने सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करे हैं। वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सिर्फ इसलिए साइन नहीं करे हैं क्योंकि हम उनको एक कंजम्पशन मार्केट दे रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम उनको प्रोडक्शन में भी सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर भी बहुत इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है और अब इंडिया मोबाइल फोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में, इन सब इंडस्ट्रीज में आ रहा है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी अनाउंस हुआ है बजट में। तो मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि सब नेगेटिव है, कुछ नहीं हो रहा है, हम सिर्फ कंज्यूमर्स हैं। आई थिंक ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो हमें नहीं लाना चाहिए, लेकिन हमें ये पर्सपेक्टिव लाना चाहिए कि हम ये सब कर रहे हैं। हमने लॉजिस्टिक्स में भी इन्वेस्ट किया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए, इसकी एक सिक्योरिटी लाने के लिए, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जब वॉर होती जा रही है। देखिए, भारत में काफी सालों से 15 साल से मैं कहूंगी, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन मेरा सवाल मिताली जी, सवाल यही कि सवाल सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट ये सुनने की बात नहीं है सिर्फ ये, हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मेड इन इंडिया को लेकर, मेक इन इंडिया से ज्यादा कि हम सबके हाथ में, हम सबके हाथ में एक इंडियन फोन तक नहीं है। एक इंडियन फोन तक नहीं होता, या तो चाइनीज होंगे या तो अमेरिकन होंगे, आप समझ सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम जितने सोशल मीडिया, गूगल, ये वो, हमारा देश इनको यूज करना तो अच्छे से कर रहा है, हम इनको बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन क्रिएटिविटी के स्थान पे, इनोवेशन के स्थान पे हम कहां पे हैं, वही मैं कह रहा हूं। इसी को आप ऊर्जा क्षेत्र से ले लिए, पेट्रोल के मामले में, डीजल के मामले में, अगर देश की रसोई में अगर ईरान, यूएई, अरब एक फैसला लेता है कि हम नहीं देंगे आपको गैस, तो क्या भारत में खाना बनना बंद हो जाएगा, रसोइयां बंद हो जाएंगी? दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई गेट योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं इसमें एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, आपको ये समझना है कि हम कहाँ हैं अपनी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, अमेरिका कहाँ है और चाइना कहाँ है और बाकी देश कहाँ है। आज भारत का पर कैपिटा इनकम $2,500 है और इन कंपैरिजन यूएस का पर कैपिटा इनकम $90,000 है। तो जब हम अपने आप को इन देशों के साथ कंपेयर करते हैं, आई एम श्योर हमारी एस्पिरेशन वो है कि हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, हमें एक विकसित भारत बनना है, लेकिन हम उस स्टेट पे जा रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं। अगर आज वहां पर AI LLM मॉडल्स बन रहे हैं, और वही कह रहा हूं, वो विषय दूसरा है, लेकिन हम उसको ले आए हैं बीच में। ठीक है, हमारे साथ जल्दी से अतुल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जी
जी, जो देश की इस समय स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, राज्यों की जो स्थितियां बनी हुई है, इन पर जो सरकार को आकर के अपना पक्ष रखना चाहिए। बार बार हमारे जो इस पैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो गुमराह करने वाली स्थिति बता रहे हैं कि हरदीप पुरी जी ने कहा तो कम से कम सरकार जो है पूरी सरकार होती है, सरकार का एक विश्वास होता है। अगर सरकार चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के जनता को समझाए, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जनता के बोलते हैं कि हम जनता की मन की बात सुनते हैं। इस टाइम जनता की मन की बात जो गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, तो जनता के बीच में आकर के जनता की बात क्यों नहीं करते हैं आकर के? तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें गौड़ हो चुकी हैं, जनता परेशान है। उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि रसोई गैस यानी खाना घर में कैसे बनेगा, आम पब्लिक जो परेशान है उसके दुख दर्द दूर करें आकर के। और कहीं ना कहीं जनता के ऊपर जो भार डाला गया है, इसकी जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पड़ोसी देशों से या कई देशों से जो संबंध अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन एक राष्ट्र की वजह से कहीं ना कहीं वो राष्ट्र हमें कोई फरमान सुनाते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमें बाध्यता होती है। तो सरकार क्यों नहीं सफाई देती है? लेकिन कहीं ना कहीं अतुल जी ये भी तो है कि विपक्ष थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आपदा की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, तो विपक्ष भी थोड़ा सा पैनिक बटन दबाने में ठीक है, आपका हक है लोगों के लिए आवाज उठाना, लेकिन ऐसी स्थिति ना हो जाए कि पैनिक हो जाए, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां हमने ऐसी देखी हैं, वो सब चीजें हो जाती हैं। मैं एक बार फिर सिंह साहब से जवाब ले लेता हूं आपकी तमाम पॉइंट्स का। सिंह साहब, लेकिन एक सवाल मैं पूछूंगा, हमने जब भी देखा था उज्ज्वला योजना आपकी जब आई थी, तो तमाम विधायक मंत्रीगण किसी को एक सिलेंडर देते थे तो बड़ा फोटो खिंचवाते थे, वीडियो डालते थे, रील बनाते थे। आज जब लोगों को सिलेंडर की जरूरत है, लंबी लंबी लाइनें हैं, कोई विधायक मदद करता हुआ, कोई एमपी, कोई मंत्री नजर नहीं आ रहा है, उनको बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बयान दे रहे हैं। तो एक तरफा है क्या? जब देना है अच्छा तो हमारा खराब वो सब विपक्ष का। रवि जी, मुझे 1 मिनट कम से कम बोलने का बिल्कुल। फिर दूसरा प्रश्न आएगा तो आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत 2-3 पॉइंट्स है जो इस डिस्कशन के दौरान निकले। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ये जो भी क्राइसिस है, मैं अगर आप जो दिखा रहे हैं यहाँ चुनिंदा जगहों पे, ये क्राइसिस जो भी है, ये 1-2 दिन के अंदर ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। मैं आपको चैनल पे बैठ के ये गारंटी देता हूँ। कारण उसका यही है कि जिस तरह से सरकार ने, अभी ये कह रहे थे कि सरकार कोई जवाब नहीं देती, सतही बातें कह रहे थे, जिस तरह से सरकार ने सदन में आकर के देश की जनता को आश्वस्त किया कि हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में डीजल, पेट्रोल और गैस अवेलेबल हैं, लेकिन पैनिक सिचुएशन, ये प्रधानमंत्री जी का भी नाम ले रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है, जबकि इस तरह की परिस्थिति बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीजें जो कालाबाजारी को बढ़ावा देने का काम इस तरह की सिचुएशन में होता है, जो कांग्रेस शासन में हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। वो सारी चीजें नॉर्मलाइज बहुत जल्दी कर दी जाएंगी। दूसरी बात मैं बहुत महत्वपूर्ण आना चाहता हूं, जो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, मेरे ऊपर कह रही थी कि मैं झूठ बोल रहा था और आपको रोकना चाहिए था। शायद इनको थोड़ा सा अपडेट होकर आना चाहिए था, थोड़ा सा ज्ञान लेकर भी आना चाहिए। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें पेट्रोलियम सचिव ने कहा कि हमारे 4 वेसल जो है स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज में थे, जिसमें से एक वेसल जो है वो आ चुका है, वहां से निकल के आ चुका है। ये शायद इन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा, इसलिए ये बातें कह रही है। क्योंकि राहुल गांधी की तरह मैं अनऑथेंटिक डेटा पे बात नहीं करता, मैं जब भी बात करता हूं ऑथेंटिक डेटा पे ही बात करता हूं। और ये कह रही थी कोई आश्वासन नहीं देता। यहाँ पे सभा के प्रवक्ता भी कह रहे थे, अरे भाई सदन में सरकार के ही अंग है ना, पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत ही आता है ना, तो हरदीप पुरी ने तो आश्वासन दिया, देश के प्रधानमंत्री जी भी ने मंच से कहा कि कोई भी इस तरह की परिस्थिति नहीं है। तो इस तरह का झूठ बोलने का काम आप लोग क्यों करते हैं? और पैनिक सिचुएशन नहीं रोकने का काम कह रही थी करना चाहिए, ये प्रवक्ता महोदया कह रही थी। पैनिक तो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। सिंह साहब, आप बार-बार सिंह साहब ठीक है, आपका 1 मिनट हो गया, आपका 1 मिनट हो गया, होता है तो आप वो फोटो डिलीट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट हो गया। आप बार-बार पैनिक कह रहे हैं और सरकार भी पैनिक बहुत ज्यादा शब्द यूज कर रही है। बहुत आम भाषा में समझा जाए, पैनिक सब चीज होती है जब कोई चीज एक्स्ट्रा खरीद लेता है। आप समझ रहे हैं, कोई चीज हुई को हमने आटे के 4 पैकेट खरीद लीजिए, बहुत आम भाषा में कहूं नमक के ज्यादा पैकेट खरीद लीजिए, चावल ज्यादा खरीद लीजिए। लेकिन गैस सिलेंडर में पैनिक कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति के पास 2 सिलेंडर हो सकते हैं,
खाली होगा तभी तो वो भराने जाएगा ना। भरा हुआ सिलेंडर तो एक्स्ट्रा सिलेंडर मांगने तो कोई नहीं जाएगा, खाली होगा तभी जाएगा। अगर आपके पास 100% आपूर्ति है तो खाली सिलेंडर भर दीजिए, फिर इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों? पैनिक की तो कोई स्थिति आएगी नहीं। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कोई भी मेरे को एक्स्ट्रा 2 सिलेंडर दे दो, अरे खाली है किसी का सिलेंडर तभी तो वो बाहर खड़ा है। नहीं रवि जी, देखिए आपका कहना जो है ना, ये इस पे मैं सहमत नहीं हूँ। कारण उसका ये है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया गया है। पैनिक मुझे बताइए ना, पैनिक कैसे? खाली सिलेंडर है तो भरेगा ही। कर लिया तो मैं जवाब दे दूं भाई। हाँ। आपके प्रश्न का जवाब ही दे रहा हूं जी। आपने वही पूछा, उसी का जवाब ले लीजिए, ठीक है। देखिए आज परिस्थिति ये हो गई है कि आपने देखा कि कोविड के टाइम में भी लोग बहुत सारे चीजों को इकट्ठा करके स्टॉक करके अपने घरों में एकत्रित कर रहे थे, क्योंकि उनको आगे का सिचुएशन जो है फोरकास्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो सकता है। हाँ। उसी तरह से अगर समाज में, अगर सोसाइटी में इस तरह का जो है आए दिन वीडियो और कांग्रेस के नेता अपने स्टेटमेंट्स देंगे कि क्राइसिस है, नहीं मिल रहा है, तो लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। वो तो कहेंगे कि भाई एक है, दूसरा नंबर आ गया, लगा लो उसका नंबर तुरंत, क्योंकि भर के रख लो, स्टॉक रहना चाहिए। तो ये आम भारतीयों की मानसिकता है, हमारी भी मानसिकता है कि हम उस तरह का सिचुएशन आगे ना आए कि हमारे घर में खाना ही ना बने। तो हमारे पास दो सिलेंडर का नंबर है, हमने लगा के उसको मंगा लिया। तो एक ही साथ जब सारे सिलेंडर्स के नंबर आ जाएंगे, एक साथ क्या 2 सिलेंडर तो होते हैं सिंह साहब, 2 सिलेंडर होते हैं, एक भरा होता है, खाली होता है। मेरा प्रश्न ये है, ये कालाबाजारी वाली सरकार कांग्रेस की, ये लंबी लाइनों वाली सरकार कांग्रेस की। ठीक है। मेरे पास समय खत्म हो गया, मेरे पास समय खत्म हो गया। लंबी लाइनों वाली सरकार कौन है? और लंबी लाइनों से अगर किसी को सबसे ज्यादा असर होता है तो इस देश का आम आदमी होता है, और हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। क्या वाकई में गैस को लेकर हम कहते थे कि भाई धुआं नहीं उड़ेगा, नो गैस, वो इम्यूलेशन पॉल्यूशन को लेकर, लेकिन वाकई में आज हम खाना बनाने को लेकर दूसरे देशों पे निर्भर हो गए। यानी हमारा, आपका, सबका चूल्हा, रोटी, भोजन अगर अरब कंट्री भेजेगी तो बनेगा, नहीं भेजेगी तो नहीं बनेगा क्या? और इसके लिए हम क्या सोच रहे हैं? हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास क्या विकल्प है? कोई लॉन्ग टर्म योजना भी है? इसको लेकर भी सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।